भारतीय संविधान का यह पहला वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत का संवैधानिक विकास, जिसे कि इंग्लिश में बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में ये बहुत सारे टॉपिक जो आप लोगों को दिख रहे हैं इनको पढ़ना है। 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट से लेकर 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता एक्ट यानी कि अधिनियम, तो ये बहुत विस्तृत चैप्टर है। इसको हम लोग कई पार्ट में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ आप लोगों को दिख रहा होगा, अंग्रेज व्यापार से शासन। आप लोग जानते हैं कि अंग्रेज भारत आए थे तो उनका उद्देश्य केवल व्यापार करना था, लेकिन धीरे धीरे वो शासन में भी दिलचस्पी लेने लगे और 1600 ईस्वी में जो व्यापारी बनकर आए थे 1947 ईस्वी में भारत से गए। तो ये बहुत बड़ा कालखंड है और इस पूरे कालखंड को हम लोग पढ़ने में सुविधा के दृष्टिकोण से 3 हिस्सों में बांट देंगे। पहला हिस्सा है ब्रिटिश कंपनी का व्यापारिक काल। अभी मैंने आपको बताया कि ब्रिटिश कंपनी जो यहाँ आई थी वो क्यों आई थी? व्यापार करने के लिए। कब आई थी? तो 1600 ईस्वी में आई थी और 1765 ईस्वी तक केवल वह व्यापारी बनकर ही भारत में रही। आप सभी पढ़े होंगे हिस्ट्री में कि 1757 में प्लासी की लड़ाई होती है और 1764 में बक्सर की लड़ाई होती है। बक्सर की लड़ाई को इलाहाबाद की 2 संधियों के साथ समाप्त किया जाता है और वो संधि जो होती है 1765 ईस्वी में होती है। उसके बाद जो ब्रिटिश कंपनी है वो भारत में शासन प्रशासन करना शुरू कर देती है। तो दूसरा जो यहाँ पर कालखंड होगा वह होगा ब्रिटिश कंपनी का प्रशासनिक काल। यह कब से कब तक है? यह 1765 से लेकर 1857 ईस्वी तक है। 1857 ईस्वी में 1857 की महान क्रांति हुई थी और उस क्रांति के बाद ब्रिटिश कंपनी से प्रशासन लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सौंप दिया गया था, यानी कि वहाँ से राजा महाराजा और रानी का शासन भारत में शुरू हो गया था। तो ये जो तीसरा कालखंड होगा उसको हम लोग बोलेंगे ब्रिटिश क्राउन का प्रशासनिक काल। यह कब से कब तक है? तो यह 1858 में शुरू हुआ और भारत की आज़ादी तक 15 अगस्त 1947 तक रहा। तो इन तीनों कालखंड को आपको दिमाग में सेट कर लेना है। पहला 1600 से 1765, यह ब्रिटिश कंपनी का व्यापारिक काल रहा। दूसरा 1765 से 1857, यह ब्रिटिश कंपनी का प्रशासनिक काल रहा। जबकि तीसरा जो है यह 1858 से 1947, यह ब्रिटिश क्राउन का प्रशासनिक काल रहा। तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग केवल पढ़ेंगे ब्रिटिश कंपनी का व्यापारिक काल। इस दौरान जो है कोई संवैधानिक विकास नहीं हुआ है, लेकिन इस टॉपिक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ यह आगे की बातों को समझने में बहुत मदद करेगा। तो चलिए हम लोग आज पढ़ लेते हैं ब्रिटिश कंपनी का व्यापारिक काल। तो अभी मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिश कंपनी का व्यापारिक काल 1600 ईस्वी में शुरू होता है और 1765 ईस्वी तक चलता है। और इस दौरान ब्रिटिश कंपनी जो है उसमें 2 चार्टर एक्ट पारित किया जाता है। पहला चार्टर एक्ट है 1600 ईस्वी का चार्टर एक्ट और दूसरा 1726 ईस्वी का चार्टर एक्ट। तो आपसे यह सवाल में पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश कंपनी के व्यापारिक काल के दौरान कितना एक्ट पारित किया गया? तो आप क्या बताएंगे? 2 एक्ट पारित किया गया। पहला 1600 ईस्वी में और दूसरा 1726 ईस्वी में। इन दोनों एक्ट को हम लोग पहले समझ लेते हैं। तो पहला एक्ट 1600 ईस्वी का चार्टर एक्ट है, इसको समझते हैं पहले। तो समझिए 1599 ईस्वी में लंदन के कुछ व्यापारियों ने मिलकर एक कंपनी बनाई थी, जिसको कि लंदन कंपनी आप कह सकते हैं। तो ये जो लंदन कंपनी था, इसका उद्देश्य था कि भारत और अन्य पूर्वी देश के साथ व्यापार करना। तो यह भारत और अन्य पूर्वी देश के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से कंपनी बनाई गई थी। इस कंपनी को एलिजाबेथ प्रथम ने एक
चार्टर दिया था, एक अधिकार पत्र दिया था, वो कब दिया था? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को दिया था। आपको याद रखना है, ये जो 1600 ईस्वी का चार्टर एक्ट पढ़ रहे हैं, इसका अगर एग्जैक्ट डेट के साथ पूछे तो आप बताएंगे 31 दिसंबर 1600, यानी कि 1600 ईस्वी का जो अंतिम दिन होगा उस दिन जो है इस एक्ट को पारित किया गया था। यह एक्ट दिया गया था किसके द्वारा? तो एलिजाबेथ प्रथम, जो कि इंग्लैंड की महारानी थी, उनके द्वारा यह एक्ट पारित किया गया था। और इस एक्ट में क्या कहा गया था कि ये जो लंदन कंपनी बनी थी 1599 ईस्वी में, इस कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार 15 वर्षों के लिए दिया जाए। यानी कि ये जो कंपनी है वह भारत आएगी यूरोप से व्यापार करने के लिए, और इसको व्यापारिक एकाधिकार रहेगा। यानी कि जब तक यह कंपनी भारत में काम करेगी, शुरू में तो यह 15 वर्षों के लिए ही था, बढ़ते बढ़ते बहुत आगे तक चला गया, तब तक कोई दूसरी कंपनी जो है इसके कंपटीशन में नहीं आएगी। यानी कि यह कंपनी अकेले व्यापार करेगी, इसको एकाधिकार था। ध्यान रखना है, कंपनी को कैसा अधिकार मिला था? एकाधिकार मिला था, मतलब यह अकेले आकर ही भारत में व्यापार करेगी, कोई दूसरी कंपनी और नहीं आएगी। और यह अधिकार कितने वर्षों के लिए मिला था? तो 15 वर्षों के लिए। तो 3-4 सवाल यहाँ से याद रखना है 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट से। अगर पूछेगा डेट के साथ कि कब यह एक्ट पारित हुआ, तो बताना है 31 दिसंबर 1600 को। और इसकी घोषणा किसने की? एलिजाबेथ प्रथम, जो कि इंग्लैंड की महारानी थी उस समय। और इसमें व्यापारिक एकाधिकार दिया गया। पूछा कितने वर्षों के लिए? तो शुरू में केवल 15 वर्षों के लिए यह एकाधिकार दिया गया था। अब यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है BEIC। BEIC जब भी बोला जाएगा तो आप समझिएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। B फॉर ब्रिटिश, E फॉर ईस्ट, I फॉर इंडिया, C फॉर कंपनी। तो ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसकी स्थापना अगर पूछी जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 31 दिसंबर 1600 को एलिजाबेथ प्रथम ने चार्टर की घोषणा 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को की थी। इसलिए 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ही माना गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। तो कभी भी कोई आपसे पूछे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो आप बताएंगे 1600 ईस्वी के अंतिम दिवस, यानी कि 31 दिसंबर 1600 को। अब ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हम लोग बोलते हैं, शुरू में इसका नाम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं था। कई कंपनियों को मिलाकर इसका नामकरण बाद में हुआ था, और यह नामकरण हुआ था 1833 ईस्वी में। ये भी ध्यान रखना है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कंपनी का नाम पड़ा, यह शुरू से नहीं था, यह कब पड़ा? 1833 ईस्वी में। 1833 ईस्वी में एक चार्टर एक्ट पारित हुआ था, और उसी के तहत कंपनी का नाम क्या रखा गया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये भी सवाल आपको याद हो क्या होगा। अब आगे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि व्यापारिक एकाधिकार समाप्त। अभी मैंने आपको बताया कि शुरू में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को जब महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने चार्टर को घोषणा किया था, चार्टर की घोषणा किया था, तो उसमें व्यापारिक एकाधिकार दिया गया था केवल 15 वर्षों के लिए। और यह बढ़ते बढ़ते जो है 1813 ईस्वी तक गया, और 1813 ईस्वी में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को कब समाप्त किया गया। आपको याद रखना है 1813 में। कब समाप्त किया गया? 1813 में। लेकिन कंपनी का व्यापारिक अधिकार कुछ बचा हुआ था। अगर पूछे कि कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूर्णतः कब समाप्त किया गया, मतलब पूरे तौर से कब समाप्त किया गया, तो याद रखना है 1833 ईस्वी में एकदम पूरे के पूरे समाप्त कर दिया गया। मतलब अब कंपनी व्यापार कर ही नहीं सकती थी। 1813 ईस्वी में तो अंशतः समाप्त किया गया था, केवल एकाधिकार समाप्त किया गया था, लेकिन जो कुछ भी बचा खुचा था वो पूरा का पूरा अधिकार कब समाप्त किया गया? तो 1833 ईस्वी में। तो अब कंपनी का व्यापारिक अधिकार 1833 में खत्म हो चुका है। अब कंपनी क्या कर रही थी? अब कंपनी केवल भारत में प्रशासन कर रही थी, यानी कि प्रशासनिक अधिकार उसका बचा हुआ था। इस प्रशासनिक अधिकार को भी कब समाप्त किया गया? तो याद रखना है
1858 ईस्वी में। तो 1858 ईस्वी में कंपनी के प्रशासनिक अधिकार को भी पूर्णतः खत्म कर दिया गया। फिर से सुन लीजिए तीनों बातों को। पूछेगा कि व्यापारिक एकाधिकार कब समाप्त किया गया, तो बताएंगे 1813 में। फिर पूछेगा कि व्यापारिक अधिकार पूर्णतः कब समाप्त कर दिया गया, तो 20 साल बाद 1833 ईस्वी में। फिर पूछेगा कि कंपनी के प्रशासनिक अधिकार कब समाप्त किया गया, तो क्या बताना है 1858 ईस्वी में। 1857 ईस्वी की जो क्रांति हुई थी उसमें अंग्रेज जो है डर गया था। इंग्लैंड सरकार को लगा था कि अब कंपनी को यहाँ से अच्छी तरह से शासन नहीं कर रही है, तो हो सकता है भारत से भागना पड़े। तो स्वयं जो है वह शासन अपने हाथों में ले ली थी, तो प्रशासनिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था 1858 में। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि कंपनी बंद कब हुआ, मतलब जो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को कंपनी स्थापित हुई थी, एक खत्म कब हुई, ये समाप्त कब हुई, तो याद रखना है 1 जनवरी 1884 ईस्वी को। यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो कंपनी की स्थापना वर्ष पूछे तो 1600, और कंपनी का समाप्ति वर्ष पूछे कि कब समाप्त हुआ, तो 1884। तो ये सारे प्रश्न जो हैं कंपनी से जुड़ा हुआ आपको याद हो गया होगा। अब थोड़ा सा समझते हैं हम लोग कि भारत में क्या स्थिति थी उस समय। मतलब भारत में मुगल वंश तो चल ही रहा था। तो यहाँ से 3 और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, इसको समझिए। जैसे अगर पूछा क्वेश्चन कि कंपनी के स्थापना के समय मुगल बादशाह कौन था, मतलब 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को कंपनी की स्थापना हुई थी, तो मध्यकालीन भारत आप पढ़े होंगे, अकबर जो है 1605 ईस्वी में मरा था, ठीक है, और 1600 ईस्वी में कंपनी की स्थापना हुई। तो जाहिर सी बात है कि स्थापना के समय मुगल बादशाह कौन होगा, तो वो होगा अकबर। तो ये समझ में आ गया। क्वेश्चन अगर पूछेगा कि कंपनी की स्थापना के समय मुगल बादशाह कौन था भारत में, तो क्या बताना है, अकबर था। फिर आगे है कि व्यापार प्रारंभ करने के समय मुगल बादशाह कौन था। तो व्यापार प्रारंभ अकबर के शासनकाल में नहीं हुई थी, व्यापार प्रारंभ हुई थी जहांगीर के शासनकाल में। हिस्ट्री में आप पढ़िएगा कि कैप्टन हॉकिंस नामक व्यक्ति आता है जहांगीर के दरबार में, और उसी के कहने पर जो है फिर से जो है व्यापारिक अधिकार कंपनी को मिलता है, भारत में व्यापार करना शुरू कर देती है कंपनी। तो याद रखना है व्यापार शुरू जो की थी कंपनी वह जहांगीर के शासनकाल में। फिर आपसे पूछेगा कि कंपनी का मुगल से संघर्ष कब शुरू हुआ, यानी कि कंपनी और मुगल में लड़ाई झगड़ा कब शुरू हुआ, तो ये औरंगजेब के शासनकाल में शुरू हुआ था। ये 3 मुगल वंश से जुड़े हुए प्रश्न हैं जो आपको याद रखना है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको याद हो गया होगा। पूछेगा स्थापना के समय कौन था मुगल बादशाह, तो अकबर। व्यापार प्रारंभ किसके काल में हुआ, तो जहांगीर के काल में। और संघर्ष किसके काल में शुरू हुआ, तो औरंगजेब के काल में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, और ये सब जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, उस लिंक में ये सब को पूरे कहानी के तौर पर लिखा गया है। उस लिंक से एक वेबसाइट पर पहुंचिएगा और आराम से आप उसको पढ़ सकते हैं, उसका नोट्स बना सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब कंपनी की संरचना को समझते हैं। तो कंपनी की संरचना जो थी, कंपनी को चलाने के लिए 2 तरह का मंडल बनाया गया था। एक था COP, जिसका फुल फॉर्म होता है कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर। फिर से आप सुन लीजिए, C का मतलब था कोर्ट, O का मतलब था ऑफ, और P का मतलब था प्रोप्राइटर। तो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर एक संस्था थी, हिंदी में इसको बोलते थे स्वत्वधारी मंडल। क्या बोलते थे, स्वत्वधारी मंडल बोलते थे। ये जो COP थी, ये कौन थी, ये जो थे कंपनी के शेयर धारक थी, और जिनके पास मतलब कंपनी में जो भी ऐसे लोग थे जो 500 पाउंड से अधिक का पैसा लगाए हुए थे, वो लोग क्या कहलाते थे, COP कहलाते थे, स्वत्वधारी मंडल। हिंदी में इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको इंग्लिश में याद रखना है, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर। तो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर एक कंपनी के वैसे लोग होते थे जो कि 500 पाउंड से अधिक रुपए लगाते थे। फिर है COD, निदेशक मंडल, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं। COD का मतलब होता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। C फॉर कोर्ट, O फॉर ऑफ, और D फॉर डायरेक्टर। यानी कि कंपनी को चलाने के लिए जो होती थी वह कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होती थी, निदेशक मंडल होती थी।
अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से कुछ सवाल आपसे पूछेगा कि इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो आपको बताना है कि शुरू में जब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना हुई थी तो उसमें सदस्यों की संख्या 24 थी। फिर आगे चलकर यह 18 हो जाएगी, वो हम लोग आगे देखेंगे। अभी आपको याद रखना है कि शुरुआती समय में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 24 थी, 24 थी। पूछेगा कि इसका कार्यकाल कितना होता था। ये जो 24 सदस्य थे, इन 24 में 24 का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए होता था। 1 वर्ष के बाद फिर से ये जो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर थे वही इसकी नियुक्ति करते थे, है ना। ये जो 24 के 24 होते थे, इनकी नियुक्ति कौन करता था, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर। मतलब ये जिनको चुनते 24 लोगों को, वही COD बनते। तो आप समझ गए कि COD जो निदेशक मंडल था यही कंपनी को चलाता था, और इसमें 24 सदस्य होते थे जिनका कार्यकाल 1 वर्ष होता था, और इनकी नियुक्ति COP यानी कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर करते थे। ये जो 24 सदस्य थे, इसी में से एक को अध्यक्ष चुन लिया जाता था। ये भी आपको समझ लेना है। 24 सदस्य में से एक अध्यक्ष होते थे और एक होते थे उपाध्यक्ष। एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष, और यही अध्यक्ष जो होते थे वो कंपनी को चलाते थे। निदेशक का मतलब ही होता है कंपनी को, मतलब किसी भी चीज़ को चलाने वाला। तो यहाँ निदेशक मंडल से मतलब है कंपनी को चलाने वाला। तो कंपनी को यही 24 लोग मिलकर चला रहे थे, उसमें भी एक क्या होता था, अध्यक्ष होता था। तो आपको कंपनी की संरचना समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है 1726 ईस्वी का चार्टर एक्ट। 1726 ईस्वी के चार्टर एक्ट में क्या हुआ था, तो देखिए भारत के मैप अगर आप देखेंगे तो भारत के मैप में यहाँ पर आपको मिलेगा बॉम्बे। यहाँ पर कौन सा राज्य मिलेगा, बॉम्बे। उस समय बॉम्बे नाम था, अभी इसका विभाजन करके महाराष्ट्र और गुजरात बना दिया गया है। इस जगह क्या था, इस जगह था बंगाल। यहाँ था बंगाल और यहाँ नीचे था मद्रास। तो कंपनी शुरू में आई थी तो इसी बॉम्बे में वह व्यापार करती थी। सूरत में अपना पहला कोठी बनाई थी, आप लोग पढ़े होंगे हिस्ट्री में। आगे चल के कंपनी का क्षेत्र विस्तारित हुआ और वह बॉम्बे के अलावा बंगाल और मद्रास में भी जो है उसका व्यापार बढ़ गया। तो इन तीनों क्षेत्रों को प्रेसिडेंसी बोला जाता था। क्या बोला जाता था, प्रेसिडेंसी। एक था बॉम्बे प्रेसिडेंसी, दूसरा था बंगाल प्रेसिडेंसी और तीसरा था मद्रास प्रेसिडेंसी। ये जो 1726 ईस्वी का चार्टर एक्ट था, इसमें कहा गया कि ये जो तीनों प्रेसिडेंसी है इसके लिए गवर्नर बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा, गवर्नर। और यही गवर्नर जो होगा व्यापार करने के लिए स्वतंत्र रूप से विधि बनाने का अधिकार उसको दिया गया। मतलब गवर्नर को इन सब क्षेत्रों में, जैसे बॉम्बे का गवर्नर होगा तो बॉम्बे में व्यापार करने के लिए विधि बनाएगा, नियम बनाएगा। मतलब ये तीनों स्वतंत्र थे, ये तीनों एक दूसरे का हस्तक्षेप नहीं करते थे, जिसको जैसे मन था अपने क्षेत्र में व्यापार करती थी। तो 1726 ईस्वी के चार्टर एक्ट में यही हुआ था कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर को स्वतंत्र रूप से नियम बनाने की शक्ति, विधि बनाने की शक्ति दी गई थी। तो ये समझ गए होंगे आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम लोगों को 1765 तक पहुँचना है। अब हम लोगों को प्लासी का युद्ध देखना है। अभी मैंने आपको बताया था कि यह काल जो था 1600 से शुरू हुआ था और 1765 तक चला था। तो हम आपको 1765 तक पहुंचाएंगे, फिर जो है नेक्स्ट वीडियो आएगा उसका। तो इसमें प्लासी का युद्ध को समझना पड़ेगा। आप सभी पढ़े हैं कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में। डेट अगर पूछेगा तो 23 जून याद रखना है। 23 जून 1757 को हुआ था प्लासी का युद्ध। किसके किसके बीच हुआ था, इसमें अंग्रेज की तरफ से था रॉबर्ट क्लाइव। अंग्रेज सेनापति कौन था इसमें, तो ये था रॉबर्ट क्लाइव। और सिराजुद्दौला जो था ये कौन था, ये था बंगाल का नवाब। तो बंगाल का नवाब और अंग्रेजों के बीच हुआ था प्लासी की लड़ाई। इस प्लासी की लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव जीत गया था और सिराजुद्दौला की हार हुई थी। इसके साथ धोखाधड़ी हुई थी। विस्तृत रूप से आप पढ़ेंगे हिस्ट्री में इसको। सिराजुद्दौला जो है हारने के बाद भागकर मुर्शिदाबाद चला गया था। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि प्लासी के युद्ध हारने के बाद सिराजुद्दौला कहाँ चला गया था, तो आपको याद रखना है मुर्शिदाबाद चला गया था। और जैसे ही यह मुर्शिदाबाद पहुँचा, वहाँ मीर जाफर का बेटा था
मीर जाफर का कौन था? बेटा, जिसका नाम था मीरन। इस मीरन ने मोहम्मद बेग को आदेश दिया था कि सिराजुद्दौला की हत्या कर दो। यही मोहम्मद बेग जो है सिराजुद्दौला की हत्या कर देता है। तो इस तरह से सिराजुद्दौला खत्म हो जाता है। तो आपसे क्या क्या सवाल यहाँ से पूछेगा? आपसे पूछेगा कि सिराजुद्दौला की हत्या किसने किया? तो मोहम्मद बेग ने। किसके कहने पर? मीरन के कहने पर। ये मीरन है कौन? यह मीर जाफर का पुत्र है। और इसकी हत्या कहाँ हुई? तो मुर्शिदाबाद में हुई। अगर ईस्वी पूछे तो 1757 ईस्वी की घटना है, याद रखना है। तो 1757 में सिराजुद्दौला मारा गया। जैसे ही सिराजुद्दौला की मृत्यु हुई तो अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब बना दिया। किसको? मीर जाफर को। और मीर जाफर 1757 ईस्वी में नवाब बना और 1760 ईस्वी तक यह नवाब रहा। तो अंग्रेजों ने मीर जाफर को नवाब बना दिया, तो ऐसे फ्री में तो नहीं बनाया होगा। मीर जाफर को इसके लिए क्या करना पड़ा कि 24 परगने की जमींदारी देनी पड़ी अंग्रेजों को। कितने परगने की? 24 परगने की। आपसे पूछेगा कि पलासी युद्ध के बाद मीर जाफर ने अंग्रेजों को कितने परगने की जमींदारी दी थी? तो 24 परगने की जमींदारी दी थी। इसके अलावा ये जो रॉबर्ट क्लाइव है, इस रॉबर्ट क्लाइव को 2 लाख रुपया दिया था। कौन दिया था 2 लाख रुपया? यही मीर जाफर दिया था। इसके अलावा 50 लाख रुपया सेना को भी दिया था। 50 लाख रुपया किसको दिया था? सेना को। ये सब पूछेगा नहीं आपसे, लेकिन समझने के लिए, एक स्टोरी बनाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि बंगाल का नवाब मीर जाफर अंग्रेजों को 24 परगने की जमींदारी, रॉबर्ट क्लाइव को 2 लाख रुपया और सेना जो था उसको 50 लाख रुपया दिया था। अब ये सब देने के बाद मीर जाफर देखा कि नवाब जो है, मतलब ये बंगाल का नवाब है, लेकिन बंगाल का जो खजाना था वह खाली हो रहा है और नवाब का बहुत ज़्यादा वैल्यू है नहीं। ये बात अंग्रेजों को पता चल गई कि मीर जाफर जो है अब असंतुष्ट रह रहा है। तो मीर जाफर के स्थान पर मीर कासिम को नवाब बनाया गया। मीर जाफर के बाद कौन नवाब बना? मीर कासिम। ये मीर कासिम कौन है? तो इसी मीर जाफर का ये दामाद है। पूछेगा कि मीर कासिम जो है मीर जाफर का कौन था? तो मीर जाफर के दामाद था। तो अंग्रेज अब मीर कासिम को 1760 ईस्वी में नवाब बना देता है और यह 1763 ईस्वी तक नवाब रहता है। इसको कैसे हटाता है? देखिए, मीर कासिम जो है एक दस्तक प्रणाली होती थी, उसको लेकर असंतुष्ट था। दस्तक प्रणाली का मतलब यह था कि यह एक तरह का पास था। व्यापार करने के लिए जो पास बनता है, लाइसेंस बनता है, उसी तरह का एक पास था दस्तक। और इस दस्तक प्रणाली के तहत कोई भी अंग्रेज जो है बंगाल में बिना कर दिए हुए व्यापार कर सकता था। इसके लिए उसको टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती थी, कर देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बस ये दस्तक प्रणाली के द्वारा जो है व्यापार आसानी से कर पाता था। तो यही दस्तक प्रणाली को लेकर मीर कासिम नाखुश था और इसी नाखुशी के चलते जो है 1763 ईस्वी में एक युद्ध होता है, उदय नाला का युद्ध। यह पूछेगा क्वेश्चन आपसे, है ना। यह युद्ध बहुत पॉपुलर नहीं है, लेकिन अब कंपटीशन टफ हो रहा है, ये सब क्वेश्चन निकल के आएगा। तो मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच कौन सा युद्ध होता है? उदय नाला का युद्ध होता है। कब होता है? 1763 ईस्वी में। और इस युद्ध में मीर कासिम जो है हार जाता है। याद रखना है, मीर कासिम उदय नाला का युद्ध हार गया और हारने के बाद भागकर अवध चला गया। तो कहानी आपको समझ में आ गई। उदय नाला का युद्ध 1763 ईस्वी में हुआ मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच, और मीर कासिम हारा और हारने के बाद अवध भाग गया। उसके बाद क्या हुआ कि फिर से मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। कब? तो 1763 में। इस तरह से आपने देखा कि पहले सिराजुद्दौला को नवाब बनाया गया, सिराजुद्दौला तो नवाब था ही। इसके बाद जब ये हार गया युद्ध में तो मीर जाफर को नवाब बनाया, फिर मीर जाफर के बाद मीर कासिम को नवाब बनाया और फिर मीर कासिम के बाद मीर जाफर को ही नवाब बनाया। तो ये रही पलासी के युद्ध की कहानी। आगे बढ़ते हैं। अब एक और बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है बक्सर का युद्ध। ये जो पलासी का युद्ध है और बक्सर का युद्ध है, समझिए कि इसी युद्ध में भारत जो है अंग्रेजों का गुलाम हो गया। ये बात सभी लोग पढ़ते हैं कि भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, लेकिन ये बात नहीं पढ़ते कि गुलाम कब हुआ। तो
अगर कोई पूछ ले आपसे कि भारत जो है अंग्रेजों का गुलाम कब हुआ, अंशतः गुलाम प्लासी की लड़ाई में हो गया, और पूर्णतः अगर कहा जाए तो बक्सर के युद्ध में जो है भारत जो है अच्छी तरह से अंग्रेजों का गुलाम बन गया। तो अब बक्सर के युद्ध को समझते हैं। तो ये तो आप सभी को पता है कि यह युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ था? इसमें अंग्रेजों की तरफ से था हेक्टर मुनरो, और भारत की तरफ से 3 लोग थे। एक थे शाह आलम द्वितीय, दूसरे थे सुजाउद्दौला और तीसरे थे मीर कासिम। मैं समझाता हूँ कि बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई। अभी मैंने आपको बताया कि प्लासी के युद्ध के बाद एक उदयनाला का युद्ध हुआ 1763 ईस्वी में, और ये जो मीर कासिम है यह हार गया था, और हारने के बाद ये कहाँ चला गया? अवध। तो अवध का नवाब था सुजाउद्दौला। जो सुजाउद्दौला लिखा हुआ है ये कौन है? ये है अवध का नवाब। तो मीर कासिम भागकर यहीं अवध के नवाब के पास जाता है और अवध के नवाब को मिला लेता है अपने साथ। कहता है कि हम लोग अंग्रेज से लड़ेंगे। फिर ये दोनों मिलते हैं किससे? शाह आलम द्वितीय से। शाह आलम द्वितीय कौन है? ये जो शाह आलम द्वितीय हैं उस समय का मुगल बादशाह है। 1764 ईस्वी में मुगल बादशाह कौन था? यही था शाह आलम द्वितीय। तो मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय ये तीनों एक गुट बना लेते हैं, एक संयुक्त सेना का निर्माण करते हैं, और किसके विरुद्ध लड़ते हैं? हेक्टर मुनरो के विरुद्ध लड़ते हैं। किसके विरुद्ध? हेक्टर मुनरो के विरुद्ध। लेकिन इस बार भी हेक्टर मुनरो विजयी होता है, अंग्रेज विजयी होते हैं, और इन तीनों को पराजय का मुंह देखना पड़ता है। मीर कासिम फिर से भाग जाता है। मीर कासिम जो है भागने में बहुत तेज था, तुरंत भाग जा रहा था। जैसे इसको लग रहा है कि हम हार रहे हैं, भाग जा रहा था। तो मीर कासिम तो भाग गया, बचा कौन? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध का नवाब सुजाउद्दौला। तो अब इन दोनों के साथ अंग्रेजों ने इलाहाबाद की 2 संधि की। एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बक्सर का युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई, तो आपको बताना है इलाहाबाद की संधि, और इलाहाबाद की 2 संधि हुई थी। इलाहाबाद की कितनी संधि हुई थी? 2 संधि। इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रथम संधि। तो प्रथम संधि कब हुई थी? पूछेगा आपसे कि इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई, तो आपको याद रखना है 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। किसके किसके बीच? तो रॉबर्ट क्लाइव। अब यहाँ क्लाइव ध्यान रखना है, बक्सर के युद्ध में सेनापति था हेक्टर मुनरो, लेकिन संधि कौन कर रहा है? रॉबर्ट क्लाइव। तो यहाँ आप फंसिएगा, हेक्टर मुनरो कभी नहीं बनाइएगा कि इलाहाबाद की प्रथम संधि या द्वितीय संधि किसके किसके बीच हुई। तो ये हुई थी किसके किसके बीच? क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच। यहाँ हेक्टर मुनरो संधि में नहीं है, इस सिर्फ लड़ाई में था। तो क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई, और इस संधि में क्या हुआ कि अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार मिल गया। देखिए यहाँ से अंग्रेज जो है भारत के शासन प्रशासन में घुस रहे हैं, क्योंकि इनको दीवानी अधिकार मिल रहा है। दीवानी अधिकार का मतलब होता है टैक्स वसूलने का अधिकार, राजस्व वसूलने का अधिकार। तो अंग्रेजों को इलाहाबाद की प्रथम संधि के द्वारा क्या मिला? 3 जगह का दीवानी अधिकार। कहाँ कहाँ का? बंगाल, बिहार और उड़ीसा का। शाह आलम द्वितीय को इसमें क्या मिला? तो शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की प्रथम संधि में 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन मिला। इसमें कहा गया कि अब आपको प्रत्येक साल 26 लाख रुपया हम पेंशन देंगे। इसके अलावा करा और इलाहाबाद नामक जिला मिला। तो ये 2 जिला भी मिला किसको? शाह आलम द्वितीय को। ये हुआ इलाहाबाद की प्रथम संधि। अब दूसरी संधि को समझते हैं। दूसरी संधि जो हुई थी 4 दिन बाद हुई थी। प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को, और दूसरी संधि जो हुई थी यह हुई थी 16 अगस्त 1765 को। यह किसके किसके बीच हुई थी? तो यह हुई थी क्लाइव और सुजाउद्दौला के बीच। मीर कासिम तो भाग गया था, तो शाह आलम द्वितीय प्रथम संधि किया और सुजाउद्दौला जो है द्वितीय संधि किया। इस संधि में क्या हुआ कि ये जो सुजाउद्दौला है, सुजाउद्दौला ने अंग्रेजों को 50 लाख रुपया युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए दिया। सुजाउद्दौला को इसमें कुछ नहीं मिला, क्लाइव को मिला, अंग्रेजों को मिला। अंग्रेजों को क्या मिला? युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपया। सुजाउद्दौला को कुछ नहीं मिला। तो इस तरह से देखा आपने कि प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेज जो है भारत के राजनीति में प्रवेश कर गए हैं, क्योंकि इनको कुछ जगह का दीवानी अधिकार मिल रहा है। अब एक पॉइंट और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे
बंगाल में द्वैध शासन। तो बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे पूछेगा कि बंगाल में द्वैध शासन किसने लागू किया, तो रॉबर्ट क्लाइव ने। कब लागू किया, तो 1765 ईस्वी में लागू किया। ये जो द्वैध शासन था इसमें क्या किया गया, देखिए द्वैध शासन का मतलब होता है कि दो तरह का शासन, एक दीवानी वाला शासन, तो दीवानी अधिकार इसमें कंपनी अपने पास रखा, मतलब टैक्स वसूलना है, टैक्स वसूलने वाला जो भी काम था यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पास रखी, तो दीवानी अधिकार कंपनी अपने पास रखी। और निजामत अधिकार, निजामत अधिकार का मतलब होता है शासन प्रशासन का अधिकार। शासन प्रशासन जिसमें सैनिक मामला हो गया या फिर अन्य कोई असैनिक मामला हो गया, है ना, ये सब जो होता है यह निजामत अधिकार के अंतर्गत आता है। तो निजामत अधिकार किसको दिया गया, बंगाल के नवाब को। यही था बंगाल में द्वैध शासन, मतलब बंगाल में टैक्स वसूलना है तो कंपनी वसूलेगी, लेकिन शासन करना है, मतलब कोई झगड़ा लड़ाई या कोई मुद्दा फैसला करना होगा तो वो कौन देखेगी, वो बंगाल का नवाब देखेगा। ये हुआ निजामत अधिकार। तो दीवानी अधिकार, निजामत अधिकार आप समझ गए होंगे। तो ये बंगाल में द्वैध शासन लागू हो गया। अब ये सब गड़बड़ी होता है आगे चल के, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ सिर्फ आप और जान लीजिए कि इसको द्वैध शासन को समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग्स ने। कब, तो 1772 ईस्वी में, क्योंकि द्वैध शासन में बहुत सारा गड़बड़ी हो गया था। इसमें कंपनी के अधिकारी सब जो थे वो बहुत ज़्यादा रिश्वत वगैरह लेने लगे थे। यही सब गड़बड़ियों को देखते हुए आगे चल के रेगुलेटिंग एक्ट आता है, तो उसको हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग ढेर सारी बातों को सीखे। आप लोग डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए और वहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा पूरा स्टोरी के फॉर्म में, उसको आप नोट्स बनाइए और याद कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।